What is kinematics? It is the motion study, not the cause of motion. That is the force or torque. We will study only about position, displacement, distance, velocity, speed, acceleration, and equation of path or trajectory. Now, moving on the next part, what is motion? Motion क्या होता है? Whenever a body changes its position in a space with respect to an observer, changes with time, the body is said to be in motion with respect to that observer. For example, in 3D picture you can see there are two observers and a red color body is moving. So with respect to observer 1, velocity will be different, and with respect to observer 2, velocity will be different. So here you can easily understand what is the motion of body that totally depends upon the from where observation is taking place. Now moving on its application part, the first application we will study in motion in one dimension. मोशन इन वन डायमेंशन यूजुअली हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ud प्लस हाफ at स्क्वायर एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वेयर हम लोग nth सेकेंड के लिए भी डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं. nth सेकेंड के लिए डिस्टेंस कवर्ड कैसे हम लोग निकालते हैं बच्चों? टोटल n सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है और माइनस n माइनस 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट u प्लस हाफ a 2n माइनस 1. नाउ मूविंग ऑन एप्लीकेशन पार्ट, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल. द हाइट ऑफ द टावर इज, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन कुछ लोग इसको भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बट अगर आप फोर्थ इक्वेशन का यूज करेंगे तो डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं. लास्ट सेकेंड के लिए हम nth सेकेंड का फॉर्मूला यूज करेंगे और s इक्वल टू हाफ जी 2t माइनस 1, और यहां पर वैल्यूज को रखने के बाद t का वैल्यू हमारा आ जाएगा 9/2 सेकेंड. अब अगेन जैसे अगर आपसे कहा जाए कि टोटल जो टाइम लगा, लेट अस सपोज 10 सेकेंड लगा, तो लास्ट सेकेंड क्या होगा? लास्ट सेकेंड होगा 10th सेकेंड में कितना चला. तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ t है वो टोटल टाइम के लिए भी वही रहेगा और लास्ट सेकेंड के लिए भी वही रहेगा, इसलिए हमने t इक्वल टू √2h/g अप्लाई करके फाइनली h का वैल्यू निकाल दिया, दैट इज 101.25 मीटर. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट, a body accelerate with acceleration a and deaccelerate with rate b, the total time taken in the process is t. Find the maximum velocity attained and the total distance covered. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे तो लेंथी होगा, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो डायमेंशन मेथड से इट्स वेरी इजी कि यहाँ पर ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए एक्सेलरेशन है, बी रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है, और दोनों को हमने अप्लाई किया तो वी मैक्स इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टी. इन द सेम मैनर अगर हम ग्राफ के थ्रू समझना चाहें तो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम तक जाता है और फिर नीचे आता है. तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ये वेलोसिटी इसका मैक्सिमम है, तो वेलोसिटी यहाँ पर 2 बार 0 होगा, एक इनिशियल में और एक फाइनल में, और बीच में मैक्सिमम होगा. तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं. इन द सेम मैनर डिस्टेंस कवर्ड विल बी हाफ ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टी स्क्वायर. नाउ moving on the third application part, if a body projected upward with speed u from the ground, then the distance covered in the last second of its motion will be. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. अगर आप स्टार्टिंग वर्टिकल मोशन को लेकर के चलेंगे तो आपको टफ पड़ सकता है. इसमें ट्रिक क्या लगाते हैं, हम जाने का डिस्टेंस ना निकाल करके आने का डिस्टेंस निकालेंगे. तो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉल इन द फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम द टॉप. तो हेयर वी कैन कैलकुलेट s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर फॉलिंग के लिए. तो स्टार्टिंग में t को 1 रख देंगे अगर फॉलिंग का लेते हैं केस, तो आंसर आ जाएगा 4.9 मीटर. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट एप्लीकेशन, उस पे हमें एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा. वो ट्रिक अप्लाई होती है मिड पॉइंट स्पीड निकालने के लिए. अगर कोई वन डायमेंशन मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इनिशियल पॉइंट पे उसका वेलोसिटी v1 हो
और फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी v2 हो, तो मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्ट फार्मूला होता है वो हमें से बहुत सारे लोग जानते हैं, बट इसको रिवाइज करके जाना जरूरी है। √v1² + v2² divided by 2. Now by applying this formula you will get the required result in the given question कि अगर 30 km/h से उसने फर्स्ट पार्ट को पास किया और लास्ट पार्ट को उसने लास्ट स्टेशन को पास किया 40 km/h से, तो उसका मिड पॉइंट का स्पीड क्या होगा, तो वो होगा हमारा 50 divided by √2 m/s. Now moving on the another trick for uniformly accelerated motion, अगर हम डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, जैसा कि आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है v = u + at, तो वहां पे v टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, तो इस केस में हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं u + v/2, अश्योरिंग दैट कि एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट रहना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन द सिक्स्थ एप्लीकेशन पार्ट, हम यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं वन डायमेंशन मोशन में, कि अगर वन डायमेंशन मोशन कोई पार्ट ए बी है और उसके दो हिस्से कर दिए जाएं, फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन a1 हो और सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन a2 हो, तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द होल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज a1t1 + a2t2 upon t1 + 2. Now another important trick application to whole of the physics, not only in kinematics. The trick is to get the average velocity or speed or acceleration or whatever you think, like current, like force. एवरेज अगर आप निकालना चाहते हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो हमको सिंपली, अगर वो टाइम का फंक्शन है तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिवाइड बाय टोटल टाइम कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये वेलोसिटी है, तो आप इंटीग्रेशन v dt करेंगे और टाइम t1 से t2 लेंगे, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा और ये डिवाइड करेंगे तो टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आपको एवरेज वेलोसिटी दे देगा। इन द सेम मैनर अगर ये एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन a dt करेंगे, तो ये आपको integration of acceleration will give you change in velocity divided by total time, तो इस तरीके से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम आपको एवरेज एक्सेलरेशन दे देगा। अब एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जैसा कि मैंने v = u + at में भी आपको बताया था, उसी को हम एक समराइज कर रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, अगर वो टाइम की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, उस केस में आप उसका एवरेज डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय 2। इनिशियल वैल्यू से मेरा मतलब है टाइम t = 0 पर क्या वैल्यू था, और प्लस जो आपको टाइम दिया होगा, मान लीजिए 0 से 4 सेकंड के बीच में निकालना है, तो 0 सेकंड पे वैल्यू निकालो और 4 सेकंड पे वैल्यू निकालो, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो यू विल गेट द एवरेज। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट ट्रिक फॉर रिलेटिव मोशन, अगर दो बॉडी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, तो अगर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकालेंगे? हम a का जो वेलोसिटी है वो b के अलोंग कंपोनेंट करेंगे, जो v cos थीटा है वो वेलोसिटी ऑफ b के अपोजिट हो रहा है, और हमें सबको पता है कि वन डायमेंशन मोशन में अगर अपोजिट वेलोसिटी है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, उनको सम करने के मिलेगा। इसी फॉर्मूले को देखो हम एप्लीकेशन के थ्रू दिखाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 3 boy A and B are standing at the corner of an equilateral triangle of side length d, तो अगर A और B और C और A एक दूसरे की तरफ भागना शुरू करें तो कहां पर मिलेंगे? तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि वो ज्योमेट्रिकल सेंटर में मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, बट अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट के थ्रू सॉल्व करें रिलेटिव मोशन लगा के, तो हमें आसान पड़ेगा। तो जल्दी से अगर हम इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा v cos थीटा प्लस v, और इस तरीके से टाइम ऑफ मीटिंग निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, और डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम सभी जान रहे हैं यहाँ पे जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो हमारा फाइनल फार्मूला आ जाता है 2d/3v। कुछ लोग डायरेक्ट इसको याद रखते हैं, कई बार ये मेडिकल एंट्रेंस में पूछा गया है और जेईई में भी आ चुका है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट नंबर 8, 2 boy are standing at the corner of at the ends A and B of a ground where AB equal to A. The boy B start running in a direction perpendicular to AB with velocity v1. The boy A simultaneously running with velocity v catches the other boy in time t where t is. तो अगर एक हमारा स्क्वायर ग्राउंड है और उसका साइड लेंथ A है और एक साइड पे
दोनों खड़े हुए हैं ए और बी उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर मूव करता है, तो उस केस में ए अगर बी को पकड़ना चाहे तो कैसे पकड़ेगा? तो इसमें हम ए को डायगोनली मूव करना पड़ता है, और इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते ही हम ए का बी से रिलेशन निकाल सकते हैं कि जैसे बी सी पर पहुंचेगा उसी समय ए भी सी पर पहुंच जाएगा डायगोनली जाते हुए, और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम यहाँ पर टाइम ऑफ मीटिंग निकाल सकते हैं आसानी से, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो डायग्राम में बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। रिवर की प्रॉब्लम तो आप लोगों ने बहुत की होगी, ये कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम है कि अगर दो बंदे ए और बी हैं और दोनों एक जगह पर स्टैंड करते हैं, और स्विमर स्टार्ट्स फ्रॉम ए on the bank of river and try to reach on another side B lying right across the river bank. One of them crosses the river along the shortest path while the other along the shortest time perpendicular to the river current. Then the second walk to the distance he has been carried away by the stream to get the point B. इसको मैं और सिंप्लीफाई करके समझाना चाहूंगा कि एक रिवर है और एक रिवर को दो पर्सन क्रॉस करना चाहते हैं, एक शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करना चाहता है, एक शॉर्टेस्ट टाइम पे क्रॉस करना चाहता है। तो दोनों क्रॉस करेंगे और उनको बी पर पहुंचना है जो कि अनदर साइड पर है। तो वहां पर उन दोनों को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा और उनका उस समय वेलोसिटी क्या होना चाहिए ड्रिफ्ट होने के बाद, जिससे कि मीटिंग एक ही टाइम पे हो जाए। तो व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग इफ बोथ द स्विमर साइमल्टेनियसली रीचेस द डेस्टिनेशन? एक ही डेस्टिनेशन पे एक साथ पहुंचते हैं, तो जो ड्रिफ्ट करेगा उसको वापस दौड़ के वहीं पहुंचना होगा, जो हमारा ड्रिफ्ट नहीं करेगा उसके रिस्पेक्ट में। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम दोनों का सेपरेटली टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ पे जाएगा उसके लिए और जो परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा उसके लिए टाइम ऑफ क्रॉसिंग, यानी जिसके लिए मिनिमम टाइम लगेगा उसके लिए। तो दोनों का जो टाइम डिफरेंस आता है वो d 1 अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी एस। अब इसमें अगर हम देखें जो ड्रिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट कौन करेगा? जो रिवर करंट के परपेंडिकुलर मूव करेगा वो ड्रिफ्ट करेगा यहाँ पे। तो उसका ड्रिफ्ट होगा सिंपल, उसका वॉकिंग वेलोसिटी इनटू टाइम। और हम ये भी जानते हैं कि ड्रिफ्ट निकालने का सिंपल तरीका ये भी होता है कि जो रिवर करंट है उसकी वजह से उसको ड्रिफ्ट का सामना करना पड़ा, तो रिवर करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लगा? d बाई वी एस, T2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ड्रिफ्ट यहां से भी कैलकुलेट होता है। अब इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वॉकिंग वेलोसिटी आता है बंदे का, जो ड्रिफ्ट किया था वो वॉक करके वापस डेस्टिनेशन बी पे आएगा, कितना स्पीड से दौड़ना चाहिए उसको, तो वो फाइनल हमारा आता है 3 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर आप एक बार और रिव्यू करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन लोगों को एक बार पढ़ने में इसको डिफरेंट लगता है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस ही हमारे यहाँ ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मूविंग ऑन द ट्रिक पार्ट फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी इन काइनेमेटिक्स, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर आपको क्या देता है कि अगर कोई मान लेते हैं कि h हाइट पर कोई आपका टैंक रखा हुआ है और वहां से वाटर ड्रॉप एक रेगुलर इंटरवल के बाद बाहर आ रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विल बी इन द रेशियो 1:3:5:7। नाउ इसमें हम एक ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि पोजीशन ऑफ अर्थ ड्रॉप फ्रॉम द सीलिंग क्या होगा, तो अगर टोटल n नंबर ऑफ ड्रॉप्स वहां से बाहर आ रहे हैं तो अर्थ ड्रॉप का पोजीशन हम इस शॉर्टकट फॉर्मूले से लगा सकते हैं, n माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू टोटल हाइट h। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी टैंक से 4 ड्रॉप बाहर आ रही है, तो अगर फोर्थ ड्रॉप ग्राउंड को टच करेगा तो थर्ड ड्रॉप का पोजीशन क्या होगा? तो n क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स, और ये थर्ड रख देंगे यहाँ पे, और ये हाइट गिवन होगा क्वेश्चन में, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ट्रिक फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, हमने समराइज करने के लिए बनाया हुआ है कि 1D और 2D मोशन में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोजीशन दिया है, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अगर x से v पे जाना है या v से a पे जाना है तो डिफरेंशिएशन करना है। इन द सेम मैनर अगर आपको वापस आना है तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पर वापस आ सकते हैं बाय इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये टेक्निक आपने दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एप्लीकेशन करेंगे तो और बात क्लियर होगी। तो एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं। द एक्सेलरेशन ए ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट वेरीज विद टाइम एज। तो टाइम के साथ जो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है वो गिवन है। अब हमको वेलोसिटी बताना है, तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे v माइनस यू, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया at स्क्वायर बाई 2 प्लस bt। तो यहां पर आप देख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू और v यहां से कैलकुलेट होकर के आपका आ। नाउ अब चलते हैं अनदर क्वेश्चन पार्ट पे, एप्लीकेशन नंबर 12। यहां पर ये 2 डायमेंशन मोशन हो रहा है और एक्सेलरेशन जो है वो 2D में दिया है 4t i कैप। लोग घबरा जाते हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना होगा यहां पर भी। और जब आप इंटीग्रेशन करेंगे एक्सेलरेशन का तो i को अलग इंटीग्रेट करेंगे और j वेक्टर को अलग इंटीग्रेट करेंगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी यहाँ वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा, बस इतना सा फर्क है। और यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 दिया हुआ है तो उसको रिप्लेस करेंगे और टाइम की वैल्यू कह रहा है 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा तो 4 को रिप्लेस करेंगे। तो सिंपल वेक्टर फॉर्म में आपको ये मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 32 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर। नाउ मूविंग ऑन अनदर पार्ट विच इज मोर ट्रिकी देन दिस, कि अगर एक्सेलरेशन x पे डिपेंड कर रहा है या वेलोसिटी x पे डिपेंड कर रहा है तो हम a कैसे निकालेंगे। तो सिंपल कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे एक शॉर्टकट एक सब्स्टिट्यूशन फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे v dv by dx। यहाँ dv by dt से नहीं करेंगे, v dv by dx से करेंगे। तो आप देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू बात समझ में आएगी। t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx फॉर ए बॉडी इन मोशन वेयर x इज डिस्टेंस एंड द रिटार्डेशन इन द मोशन विल बी। तो रिटार्डेशन निकालने के लिए पहले हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये अनदर स्टेप मिलेगा। और यहाँ dx by dt को अगर v लिख दें तो v लिखते v को कॉमन कर लेंगे तो हमारा v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। अगर v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया तो एक्सेलरेशन हम इजीली निकाल सकते हैं v dv by dx बाय अगेन डिफरेंशिएटिंग, यू विल गेट दिस फार्मूला। ये भी AIPMT में नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, कई लोगों ने किया होगा, उन्हें याद भी होगा। और नीट 2020 के लिए ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, कंसेप्ट जरूर रिपीट होते हैं, इसलिए ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ग्राफ के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, बाकी हम डिटेल अनदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक ग्राफ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। चेक करते हैं, ग्राफ को देख करके पता चलेगा। देखिए 3 ग्राफ में कौन सा वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे एक टाइम पे 2 वेलोसिटीज नहीं हो सकती या 2 स्पीड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, फर्स्ट वाले में वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, सेकंड वाले में वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, तो थर्ड वाले में जब वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो 2 बार इंटरसेक्शन होगा, 2 बार वेलोसिटी आपकी आएंगी। और 2 वेलोसिटीज आ गई या 2 स्पीड आ गई तो एक टाइम पे 2 वेलोसिटी या 2 स्पीड नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ वाले में ऐसा नहीं है, फोर्थ वाले में हमारा ऐसा नहीं है, वहां वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो वहां पर एक बार में एक ही इंटरसेक्शन आएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या हुई, अ स्पीड कांट हैव 2 वैल्यूज एट द सेम टाइम। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। वेलकम टू आकाश इंस्टीट्यूट।